श्री गणेश गौरी शंकर आरवी एकेडमी में आपका स्वागत है। अपना बात चल रहा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पर। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में न्यूक्लिक एसिड पढ़ा रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड में आपको बताए थे जो न्यूक्लिक एसिड है ये पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड के। इसके बाद न्यूक्लियोटाइड बताए थे क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है ये भी बताए थे। न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट हैं, नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर, फॉस्फेट। नाइट्रोजन बेस पे बात कर चुके हैं। नाइट्रोजन बेस 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पैरामिडीन होते हैं, प्यूरिन होते हैं। पैरामिडीन के एग्जांपल कौन कौन से थे, डायग्राम कौन कौन से थे ये भी बता चुके हैं। प्यूरिन का भी सब कुछ बता चुके हैं। आइए आज आगे बात करते हैं पेंटोज शुगर पे। पेंटोज शुगर न्यूक्लियोटाइड में आपको बताए 3 कंपोनेंट होते हैं, नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर, फॉस्फेट। तो नाइट्रोजन बेस पे बात कर चुके हैं, बात करते हैं पेंटोस शुगर पे। पेंटोस शुगर देख रहे हैं एक राइबोज होंगे, एक डीऑक्सीराइबोज होंगे। राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज का पूरा डायग्राम सेम है, सिर्फ सेकंड कार्बन पे दोनों में डिफरेंस है। सेकंड कार्बन जो है उसी पोजीशन, सेकंड कार्बन पे राइबोज में तो OH मिलेगा, वहीं डीऑक्सीराइबोज में सिर्फ हाइड्रोजन मिलेगा। बाकी दोनों का पूरा डायग्राम सेम है। क्या बोले फिर सुनिएगा, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज का पूरा डायग्राम सेम है, सिर्फ राइबोज के सेकंड कार्बन पे तो आपको OH मिलेंगे, वहीं डीऑक्सीराइबोज के सेकंड कार्बन पे हाइड्रोजन मिलेंगे। तो दोनों में डिफरेंस क्या हो जाते हैं? एक जगह OH आने से और एक जगह H आने से दोनों में डिफरेंस क्या आ जाते हैं वो देखिएगा। जो राइबोज हैं, राइबोज तो RNA में मिलेंगे, जो डीऑक्सीराइबोज है वो तो DNA में मिलेंगे। राइबोज के सेकंड कार्बन पे OH मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन भी मिल रहा है। ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। ये जो ऑक्सीजन आप देख रहे हैं, यहाँ जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है। लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण ये मोर रिएक्टिव हो जा रहा है। अगर ये ज़्यादा मोर रिएक्टिव हो जाएगा तो लेस स्टेबल हो जाएगा। क्या बोले फिर सुनिएगा, सेकंड कार्बन राइबोज में सेकंड कार्बन पे OH प्रेजेंट है, यानी कि ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर होने के कारण ये मोर रिएक्टिव हो जाएंगे। अगर ये ज़्यादा रिएक्शन करेंगे दूसरे से तो स्टेबल कम हो जाएंगे, यानी कि ये लेस स्टेबल हो जाएंगे। आइए डीऑक्सीराइबोज पे बात करते हैं। डीऑक्सीराइबोज कहाँ मिलेंगे? तो ये DNA में मिलेंगे। आप देखिए डीऑक्सीराइबोज के जो सेकंड कार्बन है इस पे सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन अब्सेंट है। ऑक्सीजन अब्सेंट है तो लोन पेयर अब्सेंट है। लोन पेयर अब्सेंट है तो ये लेस रिएक्टिव होंगे। अगर ये दूसरे से रिएक्शन कम करेंगे तो ये मोर स्टेबल है। क्या बोले फिर सुनिएगा, डीऑक्सीराइबोज किस में मिलेंगे? डीऑक्सीराइबोज DNA में मिलेंगे। डीऑक्सीराइबोज के जो सेकंड कार्बन है इस पे सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ पे लोन पेयर अब्सेंट है। लोन पेयर अगर अब्सेंट है, लोन पेयर अब्सेंट है तो ये लेस रिएक्टिव हैं, और लेस रिएक्टिव हैं तो ये मोर स्टेबल होंगे। इसलिए DNA एंड RNA में से प्रीफर जो किया जाता है जेनेटिक मटेरियल के तौर पर, वो DNA को किया जाता है, क्योंकि ये मोर स्टेबल होता है। DNA एंड RNA में जेनेटिक मटेरियल के तौर पे जो प्रीफर किया जाता है वो DNA को किया जाता है। DNA को क्यों किया जाता है? क्योंकि DNA मोर स्टेबल होता है। मोर स्टेबल क्यों होता है? क्योंकि उसमें डीऑक्सीराइबोज मिलेंगे, डीऑक्सीराइबोज मिलेंगे। डीऑक्सीराइबोज मिलने से इनके सेकंड कार्बन पे सिर्फ हाइड्रोजन है। सेकंड कार्बन पे सिर्फ हाइड्रोजन होने के कारण यहाँ पे ऑक्सीजन अब्सेंट है। अगर ऑक्सीजन अब्सेंट है तो लोन पेयर अब्सेंट है, और लोन पेयर अब्सेंट है तो ये लेस रिएक्टिव होंगे तो मोर स्टेबल होंगे। इसलिए जेनेटिक मटेरियल के तौर पे DNA को प्रेफरेंस किया जाता है। DNA एंड RNA अगर दोनों प्रेजेंट है, दोनों मिल रहे हैं तो DNA जेनेटिक मटेरियल होंगे। लेकिन सिर्फ जहां RNA मिल रहे हैं
तो वहाँ आरएनए जेनेटिक मटेरियल के तरह बिहेव करेंगे। आइए आगे देखते हैं। सेम वही डायग्राम है, देखिए राइबोज का, डीऑक्सी राइबोज का। न्यूक्लियोटाइड के अगले कंपोनेंट होंगे फॉस्फेट। न्यूक्लियोटाइड बताए थे आपको 3 कंपोनेंट से बने हैं। कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर बने हैं? तो वो कंपोनेंट है नाइट्रोजन बेस, पेंटोज, शुगर, फॉस्फेट। नाइट्रोजन बेस पे भी बात कर चुके, पेंटोज शुगर पे भी बात कर चुके। आइए फॉस्फेट पे बात करते हैं। सुनिए, ये फॉस्फेट होने के कारण ही डीएनए एंड आरएनए एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। इस फॉस्फेट होने के कारण ही चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो, दोनों ही एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ड्यू टू फॉस्फेट बोथ डीएनए एंड आरएनए शो एसिडिक प्रॉपर्टी। उसके साथ ही इस पे नेगेटिव चार्ज आने का कारण भी यही फॉस्फेट ग्रुप है, क्योंकि अगर ये अपना हाइड्रोजन डोनेट करेंगे तो ये H+ के फॉर्म में डोनेट करेंगे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा। तो चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, एसिडिक प्रॉपर्टी शो होने का रीजन क्या है? तो ये फॉस्फेट ग्रुप ही हैं। नेगेटिव चार्ज आने के कारण क्या है? तो ये फॉस्फेट ग्रुप ही हैं। आइए आगे देखते हैं। एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड में हम आपको बताया कि 3 चीज़ होंगे। कौन कौन से होंगे? तो नाइट्रोजन बेस होंगे, पेंटोज शुगर होंगे, फॉस्फेट होंगे। आपको नाइट्रोजन बेस के बारे में भी पढ़ा चुके, पेंटोज शुगर के बारे में भी पढ़ा चुके और फॉस्फेट के बारे में भी पढ़ा चुके। अब एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड कंप्लीट स्ट्रक्चर का बात करते हैं। आइए देखिएगा, ये जो आपके सामने डायग्राम देख रहे हैं ये कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड का है। इसमें आपको सब कुछ दिखेगा। नाइट्रोजन बेस भी आपको दिख रहा है, पेंटोज शुगर भी दिख रहा है एंड फॉस्फेट ग्रुप भी दिख रहा है। ये जो कंप्लीट डायग्राम आप देख रहे हैं ये कंप्लीट डायग्राम न्यूक्लियोटाइड का है। इसमें आपको तीनों चीज दिख रहे हैं। इस डायग्राम में आपको नाइट्रोजन बेस भी दिख रहे हैं, पेंटोज शुगर भी है, फॉस्फेट भी है। अगर इसी न्यूक्लियोटाइड में से अगर हम फॉस्फेट को रिमूव कर दें, अगर इसे हम रिमूव कर दें तो जो बच गया वो न्यूक्लियोसाइड होंगे। न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या इंक्लूड हो रहे हैं? तो न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ नाइट्रोजन बेस आएंगे एंड पेंटोज शुगर आएंगे। न्यूक्लियोटाइड हैं तो तीनों चीज होंगे, नाइट्रोजन बेस भी होंगे, पेंटोज शुगर भी होंगे, फॉस्फेट भी होंगे। न्यूक्लियोसाइड हैं तो 2 ही चीज होंगे, नाइट्रोजन बेस होंगे एंड पेंटोज शुगर होंगे। कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड का आप दूसरा डायग्राम भी देख सकते हैं। इसमें भी आपको तीनों चीज दिख रहे हैं, नाइट्रोजन बेस हैं, पेंटोज शुगर हैं, फॉस्फेट ग्रुप हैं। ये भी न्यूक्लियोटाइड के ही डायग्राम है। नाइट्रोजन बेस हैं, पेंटोज शुगर हैं, फॉस्फेट ग्रुप हैं। ये भी डायग्राम न्यूक्लियोटाइड के हैं, इसे भी आप देख सकते हैं। सेम ये भी न्यूक्लियोटाइड के डायग्राम है। अब देखिएगा, आपको तो हम बताए कि जो डीएनए होंगे या आरएनए होंगे वो पॉलीमर होंगे न्यूक्लियोटाइड के। चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो, वो पॉलीमर होंगे न्यूक्लियोटाइड के। यानी कि इस तरह के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आकर के आपस में जुड़ेंगे और एक पॉलीमर का फॉर्मेशन करेंगे। चाहे वो डीएनए भी बन सकता है, चाहे वो आरएनए भी बन सकता है। ये कैसे पता चलेगा कि वो डीएनए कब बना, वो आरएनए कब बना? अगर पेंटोज शुगर में राइबोज आ रहे हैं तो वो आरएनए का फॉर्मेशन करेंगे, डीऑक्सीराइबोज आ रहे हैं तो वो डीएनए का फॉर्मेशन करेंगे। इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर के बीच कौन सा बॉन्ड बन रहा है, पेंटोज शुगर फॉस्फेट ग्रुप के बीच कौन सा बॉन्ड बन रहा है। साथ ही ये न्यूक्लियोटाइड अगर दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ रहे हैं तो वो कौन से बॉन्ड से जुड़ रहे हैं। ये सब की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए
टेलीग्राम चैनल का भी नाम यही है, श्री गणेश गौरी शंकर आरवी एकेडमी। टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF और इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।